हिंदी भाषा का विकास एक बहुत महत्वपूर्ण अध्याय है जहां भाषा के क्रमिक विकास को आज समझेंगे। हिंदी भाषा में जो है संस्कृत के बाद पाली, कवाई और जो है अपभ्रंश के भेद, अवहट क्या है, सभी को आज पढ़ने वाले हैं। नक्शे के माध्यम से पहली बार आपको YouTube पर ऐसी क्लास मिलेगी जहां नक्शे के माध्यम से अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी, मगधी, कन्नौजी, ब्रजभाषा, खड़ी बोली सभी को जो है नक्शे के माध्यम से समझते हैं। एक एक पॉइंट को बहुत बारीकी से आज समझेंगे। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न आपको आज के ही इसी जो है वीडियो से मिलने वाले हैं, तो वीडियो को जो है पूरा अंत तक देखिए। जितना भी आपका हिंदी साहित्य का ये अध्याय है, भाषा के विकास को लेकर है, सभी को जो है मैप के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। और आइए जो है कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट पर चलेंगे जहां भाषाओं के क्रमिक विकास को पढ़ेंगे। देखिए, भाषाओं का क्रमिक विकास आपने पहले पढ़ा भी होगा कि भाषाओं के क्रमिक विकास की बात करें तो सबसे पहले संस्कृत भाषा का जन्म हुआ था। सबसे पहले किस भाषा का जन्म हुआ था? संस्कृत भाषा का जन्म हुआ था। उसके बाद पाली भाषा का, उसके बाद प्राकृत भाषा का, उसके बाद अपभ्रंश भाषा, उसके बाद अवहट भाषा और उसके बाद हिंदी भाषा। जी हाँ, ऐसे जो है भाषाओं का एक क्रमिक विकास है। मगर सबसे महत्वपूर्ण बात है आखिर जो है परीक्षा में यहाँ से किस प्रकार के प्रश्न आते हैं। जी हाँ, सबसे महत्वपूर्ण तथ्य है कि परीक्षा में कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो भाषाओं के क्रमिक विकास को लेकर एक एक पॉइंट को हम समझेंगे। सबसे पहला प्रश्न देखिए क्या है कि हिंदी की आदि जननी किसे कहा जाता है। देखिए, एक एक कॉन्सेप्ट को समझना है। हिंदी की यदि परीक्षा में आदि जननी पूछा जाए, हिंदी की यदि परीक्षा में आदि जननी पूछा जाए तो ध्यान रखना, हिंदी की आदि जननी संस्कृत भाषा को कहा जाता है। बहुत अच्छा प्रश्न है। हिंदी की आदि जननी संस्कृत को कहा जाता है, जबकि हिंदी की जननी, यदि केवल हिंदी की जननी की बात कही जाए तो हिंदी की जननी अपभ्रंश भाषा को कहा जाता है। देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है आपका समझने के लिए। हिंदी की जननी अपभ्रंश को कहा जाता है, जबकि हिंदी की आदि जननी वो संस्कृत को कहा जाता है। अब आइए जो है बहुत बारीकी समझते हैं आखिर संस्कृत के भी भेद थे। सबसे पहले वैदिक संस्कृत का जन्म हुआ था जिसे छांदस के नाम से जाना गया। सबसे पहले वैदिक संस्कृत का जन्म हुआ जिसे छांदस के नाम से जाना गया। प्राचीन वेद, पुराण, उपनिषद, ये प्रश्न हाल ही में पूछा गया था कि प्राचीन वेद जैसे ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, ये जो प्राचीन वेद हैं ये किस संस्कृत में लिखे गए हैं। बहुत अच्छा प्रश्न जो है परीक्षा में पूछा गया था। तो प्राचीन वेद हुए, पुराण हुए, उपनिषद हुए, ये आपके छांदस भाषा में लिखे गए थे जिसे वैदिक संस्कृत कहा गया है। यदि इसके काल की बात करें तो 1500 ईसा पूर्व। देखिए, ईसा पूर्व का मतलब है 1 ईस्वी से 1500 साल पहले। 1 ईस्वी में तो ईसा मसीह का जन्म हुआ था, 1 ईस्वी से 1500 वर्ष पहले की बात कर रहे हैं। तो 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व के मध्य जिस भाषा का विकास हुआ उसे वैदिक संस्कृत कहा गया, जिसमें प्राचीन वेद, पुराण, उपनिषद लिखे गए। और ये भी ध्यान रखना है, हाल ही में परीक्षा में यह भी पूछा गया था कि वैदिक संस्कृत के समकालीन, देखिए कितना अच्छा प्रश्न है, वैदिक संस्कृत के समकालीन विश्व में और अन्य भाषा कौन सी थी। तो ध्यान रखना, अवस्थाई भाषा। बहुत अच्छा प्रश्न है, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। अवस्थाई भाषा भी वैदिक संस्कृत के समकालीन थी, जो ईरान की प्रमुख भाषा थी। जी हाँ, ईरान देश की जो है उस समय प्राचीन काल में प्रमुख भाषा अवस्थाई भाषा थी। और इसी भाषा में एक ईरान का प्रमुख ग्रंथ अवेस्ता भी लिखा गया, अवेस्ता ग्रंथ भी लिखा गया। देखिए, इस प्रकार के प्रश्न अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण हैं। आने वाली परीक्षाओं में ऐसे ही प्रश्न आने वाले हैं। तो एक एक पॉइंट को जो है बहुत बारीकी से समझते हैं। अवेस्ता क्या है? एक ईरानी ग्रंथ है और अवेस्ता ही ऋग्वेद के समकालीन माना जाता है। अवेस्ता ही ऋग्वेद के समकालीन माना जाता है। ये अवस्थाई भाषा में लिखा गया है। और अवस्थाई भाषा ये किसके समकालीन है? ये वैदिक संस्कृत भाषा के समकालीन है, जिसे छांदस भी कहा गया है, जिसे छांदस भी कहा गया है। यदि इसके काल की बात करें तो 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व इसी का काल रहा है। उसके बाद में जो भाषा आती है उसे लौकिक संस्कृत कहा गया है। देखिए, वर्तमान में जो संस्कृत शब्द का इस्तेमाल हो रहा है ये लौकिक संस्कृत के सापेक्ष हो रहा है।
तो लौकिक संस्कृत में ही रामायण, महाभारत और लौकिक संस्कृत में ही अष्टाध्यायी पाणिनि के द्वारा लिखा गया। बहुत अच्छा प्रश्न है कि रामायण, महाभारत और अष्टाध्यायी ये किस भाषा में लिखे गए? वैदिक संस्कृत में, छांदस जिसके कहा जाता है, या फिर लौकिक संस्कृत। तो रामायण महाभारत, जी हाँ, रामायण महाभारत अष्टाध्यायी पाणिनि के द्वारा ये आपका लौकिक संस्कृत में लिखा गया है। और 1000 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक इसका काल रहा है। कई परीक्षाओं में काल पूछा जाता है लौकिक संस्कृत का। और ध्यान रखिए, जो वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत की जो लिपि है उसे ब्राह्मी लिपि कहा जाता है। यदि इनकी लिपि पूछा जाए तो इनकी लिपि है कौन सी? ब्राह्मी लिपि। और ध्यान रखना है, ये भारोपीय परिवार की भाषाएं हैं। यदि इनका परिवार भी आपसे पूछ लिया जाए तो ये परिवार है कौन सा? भारोपीय। वैदिक संस्कृत भी और लौकिक संस्कृत का यदि परिवार आपसे पूछ लिया जाए परीक्षा में तो इनका परिवार है भारोपीय परिवार। भारोपीय ये जो पारिवारिक भाषा है उसकी जो है एक अलग से क्लास बनाई गई है। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा भारोपीय परिवार की भाषाओं का, आखिर जो है द्रविड़ परिवार की भाषाओं का। जर्मन भी, अंग्रेजी भी, वो भी भारोपीय परिवार की भाषा ही है। इंडो यूरोपियन या हिंद यूरोपियन परिवार, जिसमें जर्मन भी है, अंग्रेजी भी है, हिंदी भी है, संस्कृत भी है, एक पूरे विश्व में सबसे बड़ा परिवार माना जाता है भारोपीय। बहुत हैरान कर देने वाला प्रश्न है कि अंग्रेजी भाषा भी, स्पेनिश भाषा भी, जर्मन भाषा भी, संस्कृत भी और हिंदी भी, ये सभी भारोपीय परिवार भाषा का ही अंग है। जी हाँ, उस वीडियो को भी आप अवश्य देखिए, बहुत अच्छे आपको प्रश्न वहां पर मिलेंगे। डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा और आपके आने वाले एग्जाम में बहुत शानदार प्रश्न वहां से आएंगे। तो वैदिक संस्कृत, लौकिक संस्कृत के बारे में जितना भी आपने ज्ञान पढ़ा है वो अपने आप में एक सटीक है। उसके बाद में जो भाषा आई संस्कृत के बाद, उसी का नाम पाली हुआ। और प्रश्न बहुत अच्छा है कि भारत की प्रथम देशीय भाषा। देखिए, इस प्रकार के प्रश्नों को समझने में समय लगता है कि भारत की प्रथम देशीय भाषा बताइए। देशीय भाषा संस्कृत, पाली, प्राकृत या हिंदी, ये 4 ऑप्शन यदि परीक्षा मिलेंगे तो आपने छांटना है कि भारत की प्रथम देशीय भाषा कौन सी थी। तो भारत की प्रथम देशीय भाषा आपका पाली थी। देखिए, देशीय भाषा जो जन जन तक पहुंची, जी हाँ, सामान्य लोगों तक पहली बार जो भाषा पहुंची उसी का नाम था पाली। पहले लोग बाग जो है ग्रामीण क्षेत्रों में केवल संकेत के माध्यम से ही, जी हाँ, केवल संकेत के माध्यम से ही जो है अपना जो है कार्य प्रणाली में जो है कार्य करते थे। मगर उसके बाद जब पाली ने आम जन तक जो है एक भाषा के रूप में काम किया, ग्रामीण स्तर तक जो भाषा पहुंची सबसे पहली बार भारत में या कहीं ब्रह्म ऋषि देश में, तो उसे ही क्या कहा गया? पाली। तो वह भाषा, देखिए परीक्षा में ऐसे पूछा जा सकता है कि जन जन तक जिस भाषा का प्रचार हुआ पहली बार, उस भाषा को क्या कहा गया? ग्रामीण स्तर तक जिस भाषा का प्रचार हुआ उसे क्या कहा गया? तो उसे ही कहा गया पाली। इसलिए पहली देशीय भाषा। इन भाषाओं में, वैदिक संस्कृत में और लौकिक संस्कृत में तो वेद और कुछ जो है ग्रंथ लिखे गए, जैसा महाभारत, रामायण, अष्टाध्यायी। मगर जन जन तक प्रचार के लिए जो भाषा इस्तेमाल में आई उसी का नाम पड़ा पाली। तो ऐसा नहीं है कि महात्मा बुद्ध के समय ही पाली का विकास हुआ था। महात्मा बुद्ध के समय से भी पहले जो है पाली का विकास हो चुका था। तो पाली से प्रश्न देखिए ऐसे पूछा जाता है कि प्रसिद्ध बौद्ध ग्रंथ त्रिपिटक किस भाषा में लिखा गया है? प्रसिद्ध बौद्ध ग्रंथ त्रिपिटक किस भाषा में लिखा गया है? तो पाली भाषा में लिखा गया है, जिसका काल 500 ईसा पूर्व से प्रथम ईस्वी तक है। अशोक के काल में भी, बहुत अच्छा प्रश्न है, अशोक के काल में भी पाली भाषा का विकास हुआ था। ब्राह्मी लिपि, जी हाँ, यदि पाली भाषा और संस्कृत भाषा की लिपि पूछी जाए तो दोनों की लिपि है ब्राह्मी लिपि। उसके बाद जो भाषा का जो है क्रम विकसित हुआ, पाली के बाद या कहें महात्मा बुद्ध के काल के बाद जो भाषा आई उसी को प्राकृत कहा गया, जिसका संबंध महावीर स्वामी से है। प्रथम ईस्वी, जब ईसा मसीह का जन्म हुआ था, और प्रथम ईस्वी से 500 ईस्वी तक प्राकृत भाषा अपने चरम उत्कर्ष पर थी। प्राकृत भाषा अपने चरम उत्कर्ष पर थी प्रथम ईस्वी, जब ईसा मसीह का जन्म हुआ, और उससे 500 ईस्वी तक। तो पूछा जा सकता है कि प्रसिद्ध जैन साहित्य आगम, आगम एक प्रसिद्ध जैन साहित्य है,
वो किस भाषा में लिखा गया, तो आपने ध्यान रखना है वो किस भाषा में लिखा गया, प्राकृत भाषा में लिखा गया। उसके बाद मगध के क्षेत्र में भी प्राकृत भाषा के जो है आप कर्मिक विकास को देखने को मिलेगा। तो मगध के क्षेत्र में महत्वपूर्ण जो है इस्तेमाल में लाई गई उसी भाषा को क्या कहा गया, प्राकृत कहा गया। उसके बाद जो भाषा का जो विकास हमने देखने को मिला है, उसके बाद जो भाषा है वो अपभ्रंश कहलाई। अपभ्रंश 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक का जो महत्वपूर्ण काल देखने को मिला उसी को अपभ्रंश कहा गया। और अपभ्रंश का वाल्मीकि स्वयंभू को कहा जाता है। बहुत अच्छा प्रश्न है कि अपभ्रंश का वाल्मीकि किसे कहा जाता है, तो स्वयंभू को कहा जाता है अपभ्रंश का वाल्मीकि। इसी जो है अपभ्रंश भाषा में जो है कुछ रचनाकार हुए, जैसे पुष्पदंत और सरहपा। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में प्रश्न ऐसे पूछा जाएगा कि सरहपा, पुष्पदंत और स्वयंभू का संबंध किस भाषा से रहा है, तो आप कहोगे अपभ्रंश से रहा है। किससे रहा है, अपभ्रंश से। सरहपा को हिंदी का प्रथम कवि माना जाता है। बहुत अच्छा प्रश्न है कि सरहपा को हिंदी का प्रथम कवि भी माना जाता है। हिंदी का प्रथम कवि माना जाता है सरहपा को, जिसका संबंध अपभ्रंश जिस भाषा से है उसको कहा गया अपभ्रंश। भरत मुनि के द्वारा नाट्य शास्त्र में, जी हाँ, भरत मुनि के द्वारा जो नाट्य शास्त्र लिखा गया, तो नाट्य शास्त्र भी जिस भाषा में लिखा गया उसी को अपभ्रंश कहा गया। उसके बाद ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि प्राकृत का विकसित रूप, जी हाँ, प्राकृत का विकसित रूप क्या कहलाता है। देखिए जितने अच्छे प्रश्नों को आप समझेंगे उतना ही आपका एग्जाम अच्छी तरीके से क्लियर होगा। प्राकृत का विकसित रूप, बहुत अच्छी तरीके से समझिए, प्राकृत का विकसित रूप क्या कहलाता है, तो ध्यान रखिए प्राकृत का विकसित रूप ही अपभ्रंश कहलाता है। प्राकृत का विकसित रूप ही क्या कहलाता है, अपभ्रंश कहलाता है। देखिए जैसे हमने पढ़ा कि प्रथम देशीय भाषा क्या कहलाती है, तो आप कहोगे कि हमने पढ़ा है अभी कि प्रथम देशीय भाषा जो जन जन तक जहां प्रचार हुआ, ग्रामीण क्षेत्रों में जो है पहली बार बोलचाल में इस्तेमाल लाई गई, उसी को पाली कहा गया। जिसमें वेद, पुराण, उपनिषद लिखे गए, उसे छांदस या वैदिक संस्कृत कहा गया। और वैदिक संस्कृत के समकालीन अवस्थाई भाषा, जिसमें ईरान का प्रसिद्ध ग्रंथ अवेस्ता लिखा गया, और अवेस्ता ऋग्वेद के समकालीन माना गया। अवेस्ता किसके समकालीन माना गया, ऋग्वेद के। रामायण महाभारत अष्टाध्यायी ये लौकिक संस्कृत में लिखी गई, जिसे वर्तमान में ही जो है संस्कृत माना गया। उसके बाद आगम साहित्य प्राकृत में लिखा गया, त्रिपिटक आपका पाली में लिखा गया। अशोक के काल में जो विकास हुआ वो पाली का हुआ, जबकि मगध के क्षेत्र में जो विकास हुआ वो किस भाषा का हुआ, वो प्राकृत का हुआ। देखिए यदि आपका ध्यान पढ़ाई पर है कि हाँ बहुत अच्छे तथ्य हमने समझने को मिल रहे हैं, तो आपको नोट्स बनाने की भी आवश्यकता नहीं होगी। पढ़ते पढ़ते ही जो है आपका आधे से ज़्यादा लेक्चर कंप्लीट हो जाएगा। 80 से 90% जो है आप पढ़ते ही समझ जाओगे आखिर हिंदी क्या है, एक एक पॉइंट को समझेंगे। तो अपभ्रंश की बात की हमने, अपभ्रंश के भी भेद हैं, उसके बारे में भी पढ़ेंगे। अपभ्रंश का वाल्मीकि स्वयंभू है, और आपने ध्यान रखना है पुष्पदंत, सरहपा और भरत मुनि का नाट्यशास्त्र, ये भी जो है आपके अपभ्रंश से संबंधित हैं। और प्राकृत का विकसित रूप ही अपभ्रंश कहलाता है। प्राकृत का विकसित रूप ही क्या कहलाता है, अपभ्रंश। अब अपभ्रंश में कुछ आधुनिक आर्य भाषाओं का विकास हुआ, जैसे शोरसेनी, मागधी, अर्धमागधी, उनके बारे में पढ़ेंगे। अपभ्रंश से कुछ आर्य भाषाओं का विकास हुआ, और जैसे आर्य भाषाओं का विकास हो रहा था, ऐसे ही एक भाषा ने और जन्म लिया, जिसे अवहट कहा गया। जिसे क्या कहा गया, अवहट कहा गया, जिसका काल 900 से 1100 ईस्वी है। जी हाँ, ये काल ऐसा था, अपभ्रंश से और भी भाषाओं का विकास हो रहा था, और उसी समय अवहट का भी जन्म हुआ। तो बहुत अच्छा प्रश्न बन सकता है कि संक्रमणकालीन या सैक्रांतिकालीन भाषा बताइए। देखिए जिस समय क्रांति आई, भाषाओं में क्रांति आई, जी हाँ, बहुत ही आर्य भाषाओं का विकास हुआ। उस समय जब भाषाओं में क्रांति आ रही थी, तब जो है अवहट का भी विकास हो रहा था।
तो सैक्रांतिकालीन भाषा या संक्रमणकालीन भाषा, देखिए इन्हीं तथ्यों को आपने समझना है, यहीं से ही आपको प्रश्न परीक्षा में मिल जाएंगे कि संक्रमणकालीन भाषा या सैक्रांतिकालीन भाषा किसे कहा गया, तो कहा गया अवहट को कहा गया। बहुत अच्छा प्रश्न है। अवहट में जो है अवहट भाषा को अब्दुल रहमान ने इस्तेमाल किया, दामोदर पंडित और आपका विद्यापति। जी हाँ, ये भी आपको समझना है। अब्दुल रहमान, दामोदर पंडित और विद्यापति का संबंध किस भाषा से है? जैसे भरत मुनि, पुष्पदंत, सरहपा, हिंदी का प्रथम कवि और स्वयंभू पूछा जा सकता है का संबंध है किससे? अपभ्रंश से। ऐसे ही दामोदर पंडित का, अब्दुल रहमान का और विद्यापति का संबंध है किससे? अवहट से। उसके बाद जो भाषा का विकास हुआ उसे ही हिंदी कहा गया। आधुनिक हिंदी के भी कई रूप हैं, उसको भी हम पढ़ेंगे, मगर पहले अपभ्रंश के जो भेद हैं आइए जो है उनको समझते हैं। आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण तथ्य है, बहुत ही सिलेक्टेड क्वेश्चन है। अच्छे से नोट्स बनाइए, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा। तो चलिए और समझते हैं अपभ्रंश से आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं का विकास। तो डॉक्टर भोलानाथ तिवारी ने, देखिए ये पॉइंट जो है ये आपका मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है। डॉक्टर भोलानाथ तिवारी ने अपभ्रंश के 7 भेद माने। यदि परीक्षा में आए कि अपभ्रंश के 7 भेद किसने माने, अपभ्रंश के 7 भेद किसने माने, तो आपने ध्यान रखना है डॉक्टर भोलानाथ तिवारी। बहुत अच्छा प्रश्न है, शानदार प्रश्न है। अपभ्रंश के 7 भेद ये माने हैं डॉक्टर भोलानाथ तिवारी ने। तो आइए जो है अपभ्रंश के 7 भेद की बात करते हैं। शोर सेनी है, अर्धमागधी है, मागधी है, खस है, पैसाची है, बराचड़ है, महाराष्ट्री है। एक भी भेद आपको रटना नहीं पड़ेगा, सारे भेद जो है बहुत आसान तरीके से समझ आएंगे। शोर सेनी में पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी और गुजराती। शोर सेनी में आपका पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी और गुजराती। और आइए समझते हैं अर्धमागधी में पूर्वी हिंदी, अर्धमागधी में पूर्वी हिंदी। इस सभी भेदों को नक्शे के माध्यम से पढ़ेंगे, और पहली बार आप जो है नक्शे के माध्यम से समझोगे। YouTube पर आप कोई भी जो है हिंदी क्लास देखिए, नक्शे के माध्यम से कहीं पर भी अवधि का, ब्रजभाषा का उल्लेख नहीं किया गया है। तो जो है आपको जो है बहुत अच्छी क्लास मिल रही है। वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण तथ्य आपको हिंदी संबंधित मिल रहे हैं। तो आइए अपभ्रंश के सारे जो भेद हैं 1-2 मिनट में ही आपके याद होंगे। बस एक मैप जो है उत्तर प्रदेश का जो नक्शा है उसको थोड़ा सा अपने माइंड में बसा लीजिए। जी हाँ, शुरुआत करते हैं। अपभ्रंश के सारे भेद पढ़ेंगे। कहाँ ब्रजभाषा है, कहाँ अवधि है, कहाँ भगेली है, ये सब का संबंध आपके उत्तर प्रदेश से है। यदि उत्तर प्रदेश के नक्शे को समझ लिया तो अपभ्रंश के सारे भेद जो है मन में ही आपके क्लियर होंगे। देखिए उत्तर प्रदेश को समझते हैं। उत्तर प्रदेश का जो ये एरिया है, इधर का उत्तर प्रदेश में उत्तरी जिला सभी जानते हैं जैसे सहारनपुर है, पश्चिमी जिला ये आपका शामली है, और जो ये पश्चिमी क्षेत्र है ये हरियाणा बॉर्डर से और दिल्ली से लगा हुआ है। देखिए जो समझने की बात है, जहाँ से भाषा क्लियर होंगी आपकी उसको समझिए। और आपके इसी पश्चिम क्षेत्र में ही, इसी बॉर्डर से देखिए आपका यमुना नदी प्रवाहित होगी। देखिए पॉइंट को समझते रहिए। क्यों भाषाओं का नाम आपके बॉर्डर से यमुना नदी प्रवाहित होगी। यमुना नदी ये सहारनपुर, शामली, जी हाँ बड़ौत, बागपत, यहाँ से यमुना नदी प्रवाहित होगी और यमुना नदी मथुरा, आगरा के क्षेत्र में जाएगी। बस ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी आपने समझना है। नदी का कहाँ काम आ गया जब हम भाषाओं को पढ़ रहे हैं, देखिए कितना इंपॉर्टेंट बात आपको समझने के लिए मिलेगी। ये नदी जो यमुना नदी है ये प्रवेश करेगी आपके मथुरा, आगरा में, और मथुरा, आगरा में जब ये कंकड़, बजरी, पत्थर लेकर आएगी तो यहाँ पर जो ये कवि थे पहले, प्राचीन कवि, रचनाकार, तो उन्होंने कहा कि यमुना नदी कंकड़, बजरी, पत्थर जो लेकर आई, तो उसने जो है सारा बजरी का क्षेत्र जो है इस क्षेत्र को कर दिया। किस क्षेत्र को? मथुरा, आगरा को। यमुना नदी अपने साथ कंकड़, बजरी लेकर आई तो कवियों ने इसी क्षेत्र को ब्रज नाम दिया, बजरी से ब्रज नाम दिया, और जो यहाँ भाषा विकसित हुई उसी का नाम हुआ ब्रजभाषा, उसी का नाम हुआ ब्रजभाषा। यमुना नदी अपने साथ में बजरी लेकर आई, ब्रज लेकर आई, तो नाम रख दिया ब्रज का क्षेत्र।
मथुरा, आगरा को, और जब जिस भाषा का वहाँ पर विकास हुआ उस भाषा का नाम दिया गया ब्रज भाषा। तो एक एक पॉइंट को हमने समझना है। पहले थोड़ा सा मैप को देखें आखिर क्या है। तो इधर सहारनपुर शामली को हमने पढ़ा, बड़ौद बागपत दिल्ली के पास के क्षेत्र को पढ़ा, और यहाँ से यमुना नदी प्रवाहित होगी तो ये पश्चिम के क्षेत्र को पढ़ा। यहाँ पर है मथुरा आगरा का क्षेत्र। मथुरा आगरा की सीमा राजस्थान से लगती है, राजस्थान से लगती है। तो राजस्थान में भी कुछ भाषाएं बोली जाएंगी, उनके बारे में भी हम पढ़ेंगे। पहले एक बार थोड़ा सा छाप जो है अपने माइंड में रखिए कि कहाँ कौन सा क्षेत्र है। इधर ये मध्य प्रदेश का क्षेत्र है, इनकी क्या आवश्यकता पड़ गई क्षेत्रों की, तो देखिए कितनी इंपॉर्टेंट बात आपको समझने के लिए मिलेगी। ये आपका क्षेत्र, इधर का जो क्षेत्र है ये आपका मध्य प्रदेश का क्षेत्र है। मध्य प्रदेश के क्षेत्र से आपके यूपी के कुछ इलाके लगते हैं, जैसे आपका ललितपुर का इलाका, जैसे आपका झांसी का इलाका। तो झांसी, बांदा, चित्रकूट या ललितपुर, ये कुछ इलाके हैं झांसी के पास के इलाके, ये बुंदेलखंड के नाम से जाने जाते हैं, बुंदेलखंड के नाम से जाने जाते हैं। जिस भाषा का इस्तेमाल होगा बुंदेलखंड में उसे बुंदेली के नाम से जाना जाएगा। बुंदेलखंड में जिस भाषा का इस्तेमाल होगा उसे बुंदेली के नाम से जाना जाएगा। बस पॉइंट को समझते रहिए आखिर इनकी आवश्यकता कहाँ पड़ेगी। सोनभद्र, सोनभद्र यूपी का एक जो है दक्षिणी जिला कहलाता है, जिसकी सीमा 4 राज्यों से, मध्य प्रदेश से, जी हाँ मध्य प्रदेश से, छत्तीसगढ़ से, आपका झारखंड से और बिहार से लगती है। और किससे लगती है? बिहार से। इसी सोनभद्र के पास पड़ता है मिर्जापुर, इसी सोनभद्र के पास पड़ता है मिर्जापुर, और मिर्जापुर के पास पड़ता है प्रयागराज। यहाँ पर जो क्षेत्र है उसे जाना जाता है बघेलखंड के नाम से। देखिए ये पॉइंट समझने बहुत अनिवार्य है, उसे जाना जाता है बघेलखंड। बुंदेलखंड किसका क्षेत्र था? झांसी का क्षेत्र था बुंदेलखंड। देखिए बुंदेलखंड भी 2 जगह पड़ता है, मध्य प्रदेश और यूपी में। तो झांसी ललितपुर का जो क्षेत्र है इसे बुंदेलखंड के नाम से जाना जाता है। और बघेलखंड, बहुत इंपॉर्टेंट बात है समझने की, बघेलखंड यूपी का वह क्षेत्र है जो मिर्जापुर, सोनभद्र और प्रयागराज के पास पड़ता है, ये बघेलखंड कहलाता है। बघेलखंड में जो भाषा इस्तेमाल में आएगी उसे बघेली कहा जाएगा। उसे क्या कहा जाएगा? बघेली। एक बार और समझिए, यमुना नदी जैसे बॉर्डर से आई, मथुरा आगरा में एंट्री लगाई, तो मथुरा आगरा में यहाँ पर बजरी से ये ब्रज का क्षेत्र कहलाया, और ब्रज का क्षेत्र कहलाया। जो भाषा यहाँ बोली गई उसे ब्रज भाषा कहा गया। उसे क्या कहा गया? ब्रज भाषा। बुंदेलखंड में, बुंदेलखंड का देखिए क्षेत्र को समझिए, बुंदेलखंड झांसी और ये ललितपुर का क्षेत्र है, झांसी और ये क्या है? ललितपुर। इधर बांदा चित्रकूट का भी क्षेत्र है, तो ये सब बुंदेलखंड क्षेत्र है। बुंदेलखंड का क्षेत्र यूपी में भी है और मध्य प्रदेश में भी है। बुंदेलखंड में जो भाषा बोली जाएगी उसे बुंदेली कहा जाएगा। ऐसे ही सोनभद्र मिर्जापुर के जो पास का क्षेत्र है वो बघेलखंड कहलाता है, वो कहलाता है बघेलखंड। और बघेलखंड में जो भाषा बोली जाएगी उसे बघेली कहा जाएगा। उसे क्या कहा जाएगा? बघेली। किसी भी बात को रटने की कोई आवश्यकता नहीं है, एक एक पॉइंट मैप के माध्यम से समझिए, बहुत आसान होने वाली है पढ़ाई। जी हाँ, यदि नक्शे के माध्यम से ऐसे कॉन्सेप्ट अपनी समझ में आ रहे हैं तो पढ़ाई वाकई में बहुत आसान होने वाली है। इधर आपका अयोध्या का क्षेत्र है, इधर आपका अयोध्या का क्षेत्र है। अयोध्या और लखनऊ के जो पास का क्षेत्र है ये अवध का क्षेत्र कहलाता है। और अवध के क्षेत्र में देखिए, अयोध्या और लखनऊ का जो पास का क्षेत्र है ये अवध का क्षेत्र कहलाता है। और इस अवध के क्षेत्र में, अयोध्या के क्षेत्र में, श्री राम भगवान के क्षेत्र में जिस भाषा का इस्तेमाल होगा उसे अवधी भाषा कहा जाएगा, उसे अवधी भाषा कहा जाएगा। ब्रज के क्षेत्र में कृष्ण भक्ति की शाखा बहेगी, जबकि अवध के क्षेत्र में श्री राम भक्ति शाखा का जो है शुरुआत होगी। उसके बारे में हम समझेंगे आखिर कौन कौन कवि हुए, कौन कौन रचनाकार हुए जिनका अवधी भाषा क्षेत्र से महत्वपूर्ण संबंध रहा। तो अवधी वह क्षेत्र जो अयोध्या और लखनऊ के पास का क्षेत्र होगा, जो भाषा यहाँ पर विकसित होगी उसे अवधी कहा जाएगा। उसे क्या कहा जाएगा? अवधी। बघेलखंड में जो भाषा विकसित होगी उसे बघेली कहा जाएगा। बुंदेलखंड में जो भाषा विकसित होगी उसे बुंदेली कहा जाएगा। और कन्नौज के जो पास, जी हाँ कन्नौज, हरदोई और कन्नौज ये गंगा नदी के तट के हैं। गंगा नदी के तट पर कन्नौज में जो भाषा विकसित होगी उसे कन्नौजी कहा जाएगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से एक एक पॉइंट को हम समझ रहे हैं।
अब ये जो है इधर का पूर्वी उत्तर प्रदेश है। जी हाँ, ये है आपका पूर्वी उत्तर प्रदेश पूर्व का, जैसे बलिया, देवरिया, महाराजगंज, इधर गोरखपुर, तो ये जो है सिद्धार्थनगर, ये सब जो है पूर्व का क्षेत्र है। ये है आपका पूर्व का क्षेत्र। तो ये जो है शुरुआत करते हैं, यहाँ तक भी आपका कुछ ना कुछ पॉइंट जो है कॉन्सेप्ट क्लियर हुए होंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। देखिए पहले पढ़ते हैं पश्चिमी हिंदी क्या है। जी हाँ, पश्चिमी हिंदी क्या है, एक बार और स्टार्टिंग से देखिए। अपभ्रंश के 7 भेद हैं। अपभ्रंश के कितने भेद हैं? 7 भेद हैं। और उन 7 भेदों में सबसे पहले आता है शोरसेनी अपभ्रंश। शोरसेनी अपभ्रंश, शोरसेनी अपभ्रंश में क्या क्या आता है पहले इसको पढ़िए। पश्चिमी हिंदी आता है, राजस्थानी आता है और गुजराती आता है। अब ये पश्चिमी हिंदी भी कई भागों में डिवाइड है, बस उस भाग को समझिए। देखिए पश्चिमी हिंदी तो आता है शोरसेनी अपभ्रंश में, जबकि पूर्वी हिंदी आता है अर्धमागधी में। पूर्वी हिंदी आता है अर्धमागधी में। तो पश्चिमी हिंदी भी जो है कई भागों में डिवाइड है, बस उस पश्चिमी हिंदी को समझिए जो शोरसेनी अपभ्रंश के अंतर्गत आता है। देखिए उत्तर प्रदेश को मध्य से डिवाइड कीजिए। उत्तर प्रदेश को मध्य से डिवाइड कीजिए, एक तरफ पश्चिमी हिंदी रह जाएगी, पश्चिम उत्तर प्रदेश में पश्चिमी हिंदी रह जाएगी, जबकि पूर्वी उत्तर प्रदेश में क्या रह जाएगी? पूर्वी हिंदी। जी हाँ, पूर्वी उत्तर प्रदेश में क्या रह जाएगी? पूर्वी हिंदी। अब पश्चिमी उत्तर प्रदेश में चलते हैं। पश्चिमी हिंदी में कौन कौन सी जो है भाषाएं आएंगी? देखिए पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जो भाषाएं इस्तेमाल में आएंगी उसको जो है पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत माना जाएगा। जैसे हरियाणा का जो क्षेत्र है, हरियाणा में बांगरू भाषा बोली जाती है। हरियाणा में कौन सी भाषा बोली जाती है? बांगरू। अब परीक्षा में पूछा जाएगा कि बांगरू किसके अंतर्गत आती है, तो आप कहोगे पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में या उससे लगे क्षेत्र में जो भाषाएं बोली जाएंगी उसको जो है आप पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत लेंगे। तो हरियाणा में बांगरू भाषा बोली जाती है, यह पश्चिमी यूपी से लगा क्षेत्र है, शामली से लगा क्षेत्र है जैसे, और आपका शामली से, जी हाँ, शामली से सीमा टच होती है हरियाणा की, जहां बांगरू भाषा बोली जाती है। और इसी बांगरू भाषा का प्रभाव शामली जिले के कुछ गांव पर भी पड़ता है। देखिए ये बात समझनी बहुत अनिवार्य है, जो भाषा यहाँ पर बांगरू हरियाणा में बोली जा रही है उसका प्रभाव शामली के कुछ जो है क्षेत्रों में पड़ता है, कुछ गाँव में पड़ता है। जैसे यमुना नदी के कुछ पास के क्षेत्र हैं, कुछ गाँव हैं जहाँ पर कुछ बांगरू भाषा बोली जाती है। जैसे सैपत गाँव है, तितरवाड़ा है, डुंडुखेड़ा है, इसोपर है, कुछ गाँव ऐसे हैं शामली के जो पास के क्षेत्र है जहाँ पर कुछ कुछ बांगरू भाषा का इस्तेमाल होता है। जी हाँ, तो ये अर्ध बांगरू क्षेत्र कहलाते हैं, ये कहलाते हैं अर्ध बांगरू क्षेत्र कहलाते हैं। अब एक एक पॉइंट यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से आपको समझ आएगा। तो बांगरू पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती है। उसके बाद ब्रज भाषा, ब्रज भाषा, ब्रज की भाषा, ब्रज भाषा का जो क्षेत्र है वो है मथुरा आगरा। ब्रज भाषा का जो क्षेत्र है वो है मथुरा आगरा। ब्रज भाषा के जो प्रमुख कवि हैं, सूरदास है, रसखान है, मीराबाई है, जो कृष्ण भक्ति से जुड़े हुए हैं, कृष्ण भक्ति से जुड़े हुए हैं, सूरदास है, रसखान है, मीराबाई है। तो ये जो है ब्रज भाषा, ये भी पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आएगी। पश्चिम के क्षेत्र में जो भाषा है, सब भाषा पश्चिमी हिंदी के क्षेत्र के अंतर्गत आएंगी। ब्रज भाषा को एक परीक्षा में पूछा गया था कि ब्रज भाषा को जो है बंगाल में किस नाम से जाना जाता है, तो इसे ब्रज बोली के नाम से जाना जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ब्रज भाषा को बंगाल में किस नाम से जाना जाता है? इसे ब्रज बोली के नाम से जाना जाता है। या प्रश्न इस प्रकार भी जो है परीक्षा में आ जाता है कि ब्रज बोली भाषा किस राज्य में बोली जाती है, तो पश्चिम बंगाल में ब्रज बोली बोली जाती है। वहां भी कृष्ण भक्ति जो है शाखा है, तो ब्रज बोली ये पश्चिम बंगाल में बोली जाती है। ब्रज भाषा का ही एक प्रकार है, कृष्ण भक्ति से जुड़ी ही एक शाखा है। उसके बाद देखिए खड़ी बोली को समझिए। खड़ी बोली परीक्षा में बहुत पूछा जाता है, खड़ी बोली से प्रश्न। खड़ी बोली को कोरवी कहा गया है, कोरवी कहा गया है। देखिए आपने पढ़ा होगा कि जो ये कुरु का क्षेत्र था, कुरु, जी हाँ, कुरु जिसकी राजधानी इंद्रप्रस्थ थी, एक महाजनपद का उल्लेख आपने कहीं ना कहीं पढ़ा होगा कि 16 महाजनपद थे आपके, उनमें से 8 महाजनपद उत्तर प्रदेश में थे महात्मा बुद्ध के समय। 16 महाजनपदों में से एक कुरु महाजनपद था जिसकी राजधानी इंद्रप्रस्थ थी। जिसकी राजधानी क्या थी? इंद्रप्रस्थ। तो ये कुरु जो महाजनपद था
ये दिल्ली से कुरुक्षेत्र तक का, जी हाँ, दिल्ली, कुरुक्षेत्र, मेरठ, शामली, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, ये सभी जो है कुरु महाजनपद में आते थे। अब इस महाजनपद में जो भाषा बाद में विकसित हुई होगी उसे कोरवी कहा गया। उसे क्या कहा गया? कोरवी। बड़े ध्यान समझिए पॉइंट को। कुरु महाजनपद में जो भाषा विकसित हुई इसे कोरवी कहा गया होगा, और इसी को ही सर हिंदी कहा गया है। इसी को ही क्या कहा गया? सर हिंदी। थोड़ी सी जो है खड़ी थी, अपने रूप में खड़ी बोली थी, तो इसे खड़ी बोली कहा गया। इसे क्या कहा गया? खड़ी बोली कहा गया। इसी खड़ी बोली का विकास जो है दक्षिण के क्षेत्र में भी हुआ, दक्कन के क्षेत्र में भी हुआ, दक्षिण भारत में भी हुआ, तो इसलिए इसे दक्कनी हिंदी भी कहा गया। बहुत अच्छा प्रश्न है कि दक्कनी हिंदी किस जो है भाषा या बोली का नाम है। कुछ भाषाएं सीमित हो गई और कुछ बोली बहुत विकसित हो गई। तो खड़ी बोली बहुत विकसित हुई थी, दक्कन के क्षेत्र में विकसित हुई थी, दक्षिण के क्षेत्र में विकसित हुई थी, इसलिए इसे दक्कनी हिंदी भी कहा गया। देखिए बड़े ध्यान समझिए, इसे सर हिंदी कहा जाता है, कोरवी कहा जाता है, ये सब खड़ी बोली के नाम हैं। और खड़ी बोली से संबंधित जो है कुछ कवि हैं, जैसे कबीर है, नानक है और रहीम है। तो कबीर, नानक, रहीम का संबंध खड़ी बोली से है, जबकि सूरदास, रसखान, मीराबाई का संबंध किससे है? ब्रज भाषा से है। तो पश्चिमी हिंदी में देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, पश्चिमी हिंदी में कौन कौन आएंगी? कन्नौजी भी पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती है, बुंदेली भी पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती है। तो पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आने वाली जो है सभी भाषाएं आपने पढ़ी हैं। तो बांगरू से हमने शुरुआत की थी, बांगरू जो हरियाणा में बोली जाती है, और खड़ी बोली, ब्रज भाषा, कन्नौजी और बुंदेली, ये सभी आती हैं किसके अंतर्गत? पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत। एक बार और जो है हम समझ लेते हैं, थोड़ा सा लिख भी लेते हैं कि पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आखिर हमने पढ़ा क्या है। तो पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत बांगरू आती है जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश से जुड़ी हुई है। उसके बाद खड़ी बोली, और खड़ी बोली को ही कोरवी कहा जाता है, सर हिंदी कहा जाता है, दक्कनी हिंदी कहा जाता है। बहुत अच्छा है। उसके बाद में हमने ब्रज भाषा को पढ़ा, और ब्रज भाषा मथुरा, आगरा के क्षेत्र में, और इसी को जो है इसकी एक शाखा ब्रज बोली भी है, वो है आपका पश्चिम बंगाल में। तो बांगरू है, खड़ी बोली है, आपका ब्रज भाषा है। बुंदेलखंड में बुंदेली, वो भी पश्चिमी जो है हिंदी के अंतर्गत आएगी। और उसके बाद कन्नौज में कन्नौजी, तो ये भी पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आएगी। तो बताइए कितने अच्छे कॉन्सेप्ट जो है आपके समझ आ रहा है कि पश्चिमी हिंदी में जितनी भाषाएं हैं सबको हमने बहुत आसान तरीके से समझ लिया है। उसके बाद जो है इसी जो है शोरसेनी अपभ्रंश में राजस्थानी भी आती है। शोरसेनी अपभ्रंश में क्या आता है? राजस्थानी। और देखिए राजस्थानी का भी कितना विकसित रूप है। मथुरा, आगरा की सीमा लगती है राजस्थान में, और राजस्थानी भाषा को भी 4 भागों में डिवाइड किया गया है। उत्तरी राजस्थानी को मेवाती के नाम से जाना जाता है, दक्षिणी राजस्थानी को मालवी के नाम से जाना जाता है, पूर्वी जो राजस्थानी है ढूंढाड़ी या जयपुरी के नाम से जाना जाता है, जबकि पश्चिमी राजस्थानी को मारवाड़ी के नाम से जाना जाता है। तो कहीं पर इसे भी आप नोट कर सकते हैं। राजस्थानी भाषा के भी 4 भाग हैं। उत्तरी राजस्थानी को मेवाती, पूर्वी राजस्थानी, ये परीक्षा में बहुत बार पूछा गया है कि ढूंढाड़ी किसका नाम है, तो ये पूर्वी राजस्थानी का नाम है, जिसे जयपुरी भी कहा जाता है। दक्षिणी राजस्थानी को मालवी, और पश्चिमी राजस्थानी को क्या कहा जाता है? मारवाड़ी। ठीक है, बहुत अच्छा पॉइंट जो है आपने समझने को मिला है। तो पश्चिमी हिंदी कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, राजस्थानी क्लियर हुआ, और गुजराती, जी हाँ गुजराती, तो ये सभी आती हैं शोरसेनी अपभ्रंश के अंतर्गत। उसके बाद अर्धमागधी का क्षेत्र, जी हाँ अर्धमागधी का क्षेत्र, जिसमें पूर्वी हिंदी आएगी। अर्धमागधी के क्षेत्र में क्या आएगी? पूर्वी हिंदी। अब देखिए अर्धमागधी कैसे बना, थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए। जहां मागधी क्षेत्र होगा तो उसके पास ही अर्धमागधी क्षेत्र होगा, उसके पास ही कौन सा क्षेत्र होगा? अर्धमागधी। आइए जो है थोड़ा सा मैप के माध्यम से और समझने का प्रयास करते हैं। देखिए पहले मगध को समझिए आप। जो मगध का इलाका समझ आ गया तो ध्यान रखिए, मगध में जो भाषा बोली जाएगी उसे मागधी कहा जाएगा। उसे क्या कहा जाएगा?
मागधी। और मगध के जो पास का क्षेत्र होगा जहां मगध की बोले जाने वाली भाषाओं का जो है प्रभाव पड़ेगा उसे अर्ध मागधी कहा जाएगा। उसे क्या कहा जाएगा? अर्ध मागधी। देखिए कुछ क्षेत्र का प्रभाव पड़ता है, जैसे अभी बताया था आपसे कि हरियाणा में बांगरू बोली जाती है, हरियाणा में बांगरू बोली जाती है, तो उस बांगरू का प्रभाव शामली जिले के कुछ गांवों पर पड़ता है। उस बांगरू का प्रभाव शामली जिले के कुछ गांवों पर पड़ता है, तो वो बांगरू अर्ध बांगरू हो जाती है, वो बांगरू अर्ध बांगरू हो जाती है। अभी बताया था आपसे यमुना नदी के किनारे जो शामली जिले में कुछ गांव हैं, जैसे सैपत है, तितरवाड़ा है, डुंडूखेड़ा है, इसोपर है, आप उन गांवों में जाइए, वहां पर कुछ बांगरू का लहजा उनकी जो है बोली में, भाषा में मिलेगा। तो बांगरू तो हरियाणा में बोली जाती है, मगर पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ गांव में जो भाषा बोली गई वो अर्ध बांगरू हो गई, वो हो गई अर्ध बांगरू। में यूपी की भाषा का भी इस्तेमाल करते हैं और हरियाणा की बांगरू भाषा का भी इस्तेमाल करते हैं, तो वो हो गई अर्ध बांगरू। ठीक है, तो ऐसे ही यहां समझिए मगध को पहले आप समझिए, मगध ऐसा कौन सा क्षेत्र है। देखिए मगध हमने पढ़ा होगा कि मगध बिहार का क्षेत्र था। मगध किसका क्षेत्र था? बिहार का। देखिए यही कॉन्सेप्ट है जो समझ में आएगा। मगध कहां तक बसा था, तो बड़े ध्यान समझिए, उड़ीसा का क्षेत्र, उड़ीसा का क्षेत्र। देखिए ये जो सारा क्षेत्र है ये मगध का क्षेत्र था, ये है मगध का क्षेत्र। अब इसमें कौन कौन सा क्षेत्र आएगा? उड़ीसा का क्षेत्र, बंगाल का क्षेत्र, बिहार का क्षेत्र, किसका क्षेत्र? बिहार का क्षेत्र, उसके बाद असम का क्षेत्र, उसके बाद असम का। वर्तमान में वह कौन से राज्य हैं? ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि वर्तमान में वह कौन से राज्य हैं जो पहले मगध महाजनपद के अंतर्गत आते थे, मगध महाजनपद के अंतर्गत आते थे। तो आप कहोगे कि असम, बंगाल और आपका उड़ीसा और आपका बिहार। जो ये क्षेत्र हुआ, ये क्षेत्र प्राचीन काल में किसका क्षेत्र था? मगध का। अब इन क्षेत्रों में जो भाषा इस्तेमाल आएगी वो मागधी कहलाएगी। वो क्या कहलाएगी? मागधी। जैसे असम में असमिया भाषा बोली जाएगी, असमिया। तो आपसे जो है प्रश्न पूछा जाएगा कि असमिया किसके अंतर्गत आती है, तो आप कहोगे मागधी के अंतर्गत आती है। ठीक है, बंगाल में बंगाली भाषा, वो भी मागधी के अंतर्गत। उड़ीसा में उड़िया भाषा। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, यदि आपके समझ में आ जाए तो भाषा कभी गलत नहीं होगी, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। उड़िया भाषा ये भी किसके अंतर्गत आएगी? मागधी के। क्यों आएगी? क्योंकि मगध के क्षेत्र में थी। बिहार में जो बिहारी भाषा है वो भी मागधी के अंतर्गत आएगी, वो भी किसके अंतर्गत आएगी? मागधी के। अब बिहार बॉर्डर पर जो यूपी टच है, पूर्वी उत्तर प्रदेश जो बिहार के बॉर्डर पर टच है, तो वहां पर जो मागधी भाषा है ये मागधी भाषा है, और उसी का अर्ध रूप, आधा रूप अर्ध मागधी वहां इस्तेमाल होगा। ठीक है, पहले इसको जो है आप स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर जो है और इसमें जो है अच्छी तरीके से समझने का प्रयास करते हैं। स्क्रीनशॉट लीजिए और देखिए क्या है। ये मगध का क्षेत्र है। मगध में केवल ध्यान रखिए बिहार नहीं आएगा, मगध में उड़ीसा भी, असम भी और बंगाल भी। ठीक है, और बिहार भी। और मगध के जो पास का जो यूपी का क्षेत्र है, उत्तर प्रदेश का क्षेत्र है, यहां पर मगध का कुछ टच आ जाएगा। जैसे यहां पर बांगरू का कुछ टच आ गया था, अर्ध बांगरू शामली के गांव में, तो यहां पर मगध का कुछ टच आएगा इस क्षेत्र में। जी हां, जिसे पूर्वांचल कहा जाता है, पूर्वांचल कहा जाता है। और ये जो आपका जो क्षेत्र है ये अर्धमागधी का क्षेत्र होगा, ये होगा अर्धमागधी का क्षेत्र, ये है अर्धमागधी का क्षेत्र। तो पूछा जा सकता है परीक्षा में कि अर्धमागधी क्षेत्र में उत्तर प्रदेश के कौन कौन से जिले आते हैं। उत्तर प्रदेश के वे जिले, उत्तर प्रदेश के वे जिले जिसकी सीमा बिहार से टच है, बिहार से टच है, वही अर्धमागधी क्षेत्र में आएंगे। जैसे देवरिया है, बलिया है, बहुत अच्छी तरीके से समझिए। आपका सोनभद्र है, सोनभद्र है, देवरिया है, बलिया है, महाराजगंज है, सिद्धार्थनगर है, और इधर जो है गोरखपुर तक का क्षेत्र भी ये अर्धमागधी के क्षेत्र में आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि मगध की कुछ भाषा का, आदि भाषा का हम इस्तेमाल कर रहे हैं, आदि भाषा का हम इस्तेमाल कर रहे हैं। अब देखिए अर्धमागधी को कहां आएगी, अर्धमागधी उसको समझते हैं। जो पूर्वी हिंदी है, देखिए पश्चिमी हिंदी क्या थी, जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के पास थी, पश्चिमी उत्तर प्रदेश की सीमा से थी, उसमें जो भाषा आएंगी वो पश्चिमी हिंदी है। क्लियर? उसके बाद में
पूर्वी उत्तर प्रदेश में जिस भाषा का इस्तेमाल होगा उसे पूर्वी हिंदी कहा जाएगा। उसे क्या कहा जाएगा? पूर्वी हिंदी। तो अर्धमागधी जो पूर्वांचल में है वो भी पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आएगी। उसके बाद अवधी भाषा, जी हाँ अवधी भाषा ये भी पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आएगी क्योंकि अयोध्या के क्षेत्र में। इसी अवधि को गोहारी कहा जाता है बंगाल में। ये जो है नोट करने लायक क्वेश्चन है, गोहारी कहा जाता है कहाँ? बंगाल में। और बैसबाड़ी भी इसका अन्य नाम है। तुलसीदास द्वारा रचित जो है रामचरितमानस जो है वो अवधी बैसबाड़ी में ही लिखी गई थी। अवधी बैसबाड़ी में ही लिखी गई थी। तो अलग से भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि बैसबाड़ी किस भाषा का नाम है? तो अवधी का नाम है, जिसका संबंध तुलसीदास से था, जिसका संबंध जायसी से था। जी हाँ, जायसी का संबंध किस जो है भाषा से रहा है? अवधी से रहा है। कबीर नानक रहीम का संबंध खड़ी बोली से रहा है या दक्कनी हिंदी से रहा है। और कबीर की भाषा तो आपने पढ़ी भी होगी, सदुकड़ी, वो खड़ी बोली का ही एक रूप था। ब्रज भाषा के कवि सूरदास, रसखान, मीराबाई। ऐसे ही तुलसीदास और जयसी जो हैं अवधी भाषा से संबंधित रखने वाले प्रमुख कवि थे। तो अवधी भी पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आएगी, अर्धमागधी भी पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आएगी, और बघेली जो बघेलखंड में बोली जाएगी। देखिए ये पूरा जो है जो पूर्वी क्षेत्र है ये सारा पूर्वी हिंदी का क्षेत्र है। बघेली अभी बताता आपसे बघेलखंड, तो बघेली भी पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आएगी। सोनभद्र की सीमा छत्तीसगढ़ राज्य से टच है। सोनभद्र की सीमा किस राज्य से टच है? छत्तीसगढ़ से। तो यहाँ छत्तीसगढ़ी बोली जाती है। इस एरिया में जो टच है वहां पर छत्तीसगढ़ी बोली जाती है। तो छत्तीसगढ़ी भी पूर्वी हिंदी के अंतर्गत ही आएगी। ठीक है, अब चलिए समझते हैं क्या हम। देखिए पूर्वी हिंदी के अंतर्गत, पूर्वी हिंदी के अंतर्गत कौन कौन सी आएगी? तो अभी हमने अवधी को पढ़ा, अभी हमने अर्धमागधी को पढ़ा। अर्धमागधी वाले जिले भी पूछे जा सकते हैं जो बिहार से टच हैं। उसके बाद छत्तीसगढ़ी को हमने पढ़ा, छत्तीसगढ़ी ये भी पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती है। और बघेलखंड में बोली जाने वाली बघेली, बघेलखंड में बोली जाने वाली बघेली, तो ये भी आपका पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती है। और पूर्वी हिंदी खुद जो है अर्धमागधी अपभ्रंश के अंतर्गत आती है। अर्धमागधी अपभ्रंश, जी हाँ अर्धमागधी अपभ्रंश के अंतर्गत आती है कौन सी? आपका पूर्वी हिंदी। उसके बाद मागधी, जी हाँ मागधी, मागधी के अंतर्गत बिहारी, उड़िया, बांग्ला, असमिया ही भाषा क्यों आई? क्योंकि ये सारा क्षेत्र मगध का था पहले। बंगाल का क्षेत्र भी मगध का था, उड़ीसा का क्षेत्र भी मगध का था, बिहार का क्षेत्र भी मगध का था, असम का क्षेत्र भी मगध के अंतर्गत आता था। तो मगध के अंतर्गत ये सारा क्षेत्र आया, इसलिए इन क्षेत्रों में जो भाषा बोली गई उसे मागधी कहा गया। उसे क्या कहा गया? मागधी। अब बिहारी भाषा को थोड़ा और समझते हैं। देखिए बिहारी भाषा के भी रूप हैं, बिहारी भाषा के भी रूप हैं, जैसे भोजपुरी, मगही और मैथिली। बिहारी भाषा के भी और अन्य रूप हैं, भोजपुरी है, मगही है और मैथिली है। देखिए मगधी भाषा में और बिहारी में अंतर है। मगधी तो उड़ीसा में भी, असम में भी, बंगाल में भी बोली जाती है, मगर मगही और मैथिली और भोजपुरी ये बिहार के अंतर्गत बोली जाती है। भोजपुरी तो एक अंतर्राष्ट्रीय जो है स्तर पर भी बोली जाती है, उसके भी अन्य पर्सन हम पढ़ेंगे, मगर ये बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन है कि मगही और मैथिली और भोजपुरी ये किसके अंतर्गत आती हैं? तो ये बिहारी के अंतर्गत आती हैं। जी हाँ, ये आती हैं किसके अंतर्गत? बिहारी के। तो मगही बहुत बार पूछा गया है परीक्षा में, मगही भी और मैथिली भी, मगही भी और मैथिली भी। देखिए बिहारी के अंतर्गत यदि पूछा जाए तो मगही और मैथिली को ध्यान रखना है, मगही और मैथिली को। भोजपुरी तो ऐसे भी ध्यान रह जाती है। उसके बाद खस जो अपभ्रंश है, खस जो अपभ्रंश है पहाड़ी हिंदी बोली जाती है, जैसे कुमाऊनी और गढ़वाली बोली जाती है। खस जो है ध्यान रखना है, खस। और थोड़ा सा शॉर्ट ट्रिक भी अपने माइंड में ध्यान रख सकते हैं कि पहाड़ी को खसकने नहीं देना है, पहाड़ी को खसकने नहीं देना है। तो आपके माइंड में आएगा कि पहाड़ी खसकने नहीं देनी, पहाड़ी खसकने नहीं देनी। तो खस पहाड़ी क्षेत्र में, पहाड़ी खसकने नहीं देनी, तो पहाड़ी क्षेत्र में खस, जैसे कुमाऊनी और गढ़वाली। ठीक है। पैसाची, पैसाची का पै पकड़िए, पैसाची का पै पकड़िए और पैसे पंजाबी,
वैसे पंजाबी और लहंदा ये पैसाची में आएगी। जैसे पैसाची लिखा आ गया कि पैसाची के अंतर्गत कौन सी भाषा आती है पैसाची के अंतर्गत, तो पैसे पंजाब आप ध्यान रखिए, पैसे आप ध्यान रखिए पंजाब। और खसकने नहीं देना है पहाड़, खसकने नहीं देना है पहाड़, तो पहाड़ी हिंदी कुमाऊनी गढ़वाली ये आ गई खस के अंतर्गत। बराचड़, बराचड़ ये सिंधी है, सिंधी का क्षेत्र है जो पंजाब और पाकिस्तान, पंजाब और पाकिस्तान में, ठीक है। जो भाषा इस्तेमाल में आती है वो बराचड़ अपभ्रंश के अंतर्गत आती है, वो आती है बराचड़ अपभ्रंश के अंतर्गत। ये परीक्षा में हाल ही में प्रश्न पूछा भी गया था कि पंजाब और पाकिस्तान के अंतर्गत जो भाषा इस्तेमाल आती है वो कौन सा अपभ्रंश है, तो वो है बराचड़ अपभ्रंश। और बराचड़, बराचड़ से ध्यान रखना है वहाँ पे कीचड़ बहुत रहता है, पाकिस्तान में चले जाओ तो कीचड़ बहुत रहेगा, तो सिंधी का इस्तेमाल वहाँ होगा, ठीक है। तो बराचड़। महाराष्ट्रीय अपभ्रंश, महाराष्ट्रीय अपभ्रंश के अंतर्गत आती है मराठी भाषा, महाराष्ट्रीय अपभ्रंश के अंतर्गत आती है कौन सी भाषा, मराठी भाषा। तो उम्मीद है भाषाओं के जो है क्रमिक विकास को हमने समझा है, एक एक पॉइंट हमने क्लियर किया है। और मिलते हैं हिंदी साहित्य के एक जो है नेक्स्ट वीडियो में। डिस्क्रिप्शन में आपको भाषा परिवार के बारे में समझाया गया है, उस वीडियो को भी आप अच्छी तरीके से समझिए। और कहाँ पर क्षेत्र बघेलखंड का है, आखिर ब्रज ही नाम क्यों दिया गया, अर्धमागधी क्षेत्र कौन सा होगा, एक एक पॉइंट को जो है, एक एक क्वेश्चन को अपने जो है माइंड में बसा लीजिए, इस नक्शे को पूरे को अपने माइंड में बसा लीजिए और यहाँ से बहुत प्रश्न आपको मिलेंगे। तो मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए धन्यवाद।